हेलो एवरीवन। आज से एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ दैट इज कॉल्ड द रेस्ट एपीआई कॉन्सेप्ट्स। तो हम लोग अब पढ़ेंगे रेस्ट एपीआई कॉन्सेप्ट्स के बारे में कि रेस्ट एपीआई कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे इसको यूज़ करना है। ठीक है। सबसे पहले तो रेस्ट एपीआई के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने के लिए आपके पास सिस्टम में क्या क्या होना चाहिए। आपके पास सबसे पहले जेडीके आपके सिस्टम में होना चाहिए, क्योंकि बिना जावा के आप रेस्ट एश्योर्ड के किसी भी कॉन्सेप्ट पे आप काम नहीं कर पाओगे। तो पहला पॉइंट तो आपको अपने सिस्टम में जेडीके को, जावा को प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल करना है। सेकंड, एक आईडी आपको यूज करनी है। मैं इक्लिप्स आईडी यूज कर रहा हूँ, आप कोई दूसरे आईडी भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। थर्ड, आपको एक मैवन का सेटअप क्रिएट करना है। अगर आपके पास ओल्ड इक्लिप्स है तो हो सकता हो आपको अलग से एक मैवन का सेटअप क्रिएट करना पड़े। अगर आपके पास न्यू इक्लिप्स है, करंट इक्लिप्स पे आप काम कर रहे हो जो 2023-24 का है, उसमें मैवन ऑलरेडी आपके सिस्टम में, आपके इक्लिप्स में अटैच होगा। उसकी लाइब्रेरी उसमें होगी, तो आपको अलग से कोई भी मैवन की लाइब्रेरी डाउनलोड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। तो आप उसी को ही यूज करोगे। देन आपको मैवन पे जब भी काम करना होगा तो सबसे पहले आपको एक मैवन का प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। मैवन के प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के बाद ही आप कुछ आगे प्रोसेस कर सकते हो। ठीक है। तो ये जो सेटअप का प्रोसेस है, स्ट्रक्चर का प्रोसेस है, ये मैंने आपको यहाँ तक बताया कि क्या क्या चीज़ें हमारे लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है। तो सबसे पहले रेस्ट एपीआई के लिए आपको एक मैवन का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो मैवन के प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपके पास जावा होनी चाहिए, आपके पास इक्लिप्स होना चाहिए, आपके सिस्टम में मैवन का प्रॉपर सेटअप होना चाहिए। मैवन का प्रोजेक्ट आपको क्रिएट करना है। देन आपको यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे जाना है, जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे रेस्ट एपीआई होता क्या है। देखो, रेस्ट एश्योर्ड का जो कॉन्सेप्ट है, रेस्ट एपीआई का जो कॉन्सेप्ट है, ये टोटली डिपेंड करता है एपीआई पर। ठीक है। एपीआई का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जो दो लोगों के बीच का कम्युनिकेशन है, क्लाइंट एंड सर्वर। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर एग्जांपल कि आपको किसी भी एप्लीकेशन की टेस्टिंग करनी है, तो एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये एक कंप्यूटर है। ठीक है। अब इस कंप्यूटर के अंदर आप किसी भी एप्लीकेशन पे काम करना स्टार्ट करते हो, आपको वेब एप्लीकेशन या मोबाइल एप्लीकेशन कुछ भी आपको डेवलप करना है या टेस्ट करना है, तो आप जितना भी काम करोगे वो आप अपने इस सिस्टम के ऊपर बैठ के करोगे। ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड एक रिक्वेस्ट देनी है। तो वो रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, ये रिक्वेस्ट जाएगी आपके पास एक डेटाबेस है, उस डेटाबेस में ये रिक्वेस्ट जाएगी। तो आप जब अपने सिस्टम से एक डेटाबेस के अंदर रिक्वेस्ट शेयर करते हो, पुट करते हो, डालते हो, है ना, तो उसको बोलते हैं डेटा देना। तो आपने डेटा दिया। ठीक है। तो डेटा को देने के लिए आपने यहाँ पे क्या यूज किया, आपने रिक्वेस्ट को यूज किया। किसकी रिक्वेस्ट को यूज किया, अपने अपने ही कंप्यूटर से एक रिक्वेस्ट करी। ठीक है। तो ये कीवर्ड आप याद रखना कि जब भी आप अपने सिस्टम से एक डेटाबेस को कनेक्ट करने की बात करते हो, उसमें डेटा को मैनिपुलेट करने की बात करते हो, तो आप हमेशा सर्वर को रिक्वेस्ट करते हो। ठीक है। और सर्वर आपकी बात को जब समझेगा तो आप ही के सिस्टम को दो रिवर्स बैक करेगा, उसको बोलते हैं रिस्पॉन्स करना। ठीक है। तो दो बातों का ध्यान रखना है, एक होता है सर्वर को रिक्वेस्ट देना, एक होता है सर्वर से रिस्पॉन्स लेना। ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स आपको आने चाहिए। ठीक है। तो सर्वर से रिक्वेस्ट देना, सर्वर से रिस्पॉन्स लेना, ये डायरेक्ट आप डेटाबेस के साथ नहीं कर सकते। तो अब एक कम्युनिकेशन चैनल बनाया गया है, थर्ड। तो उस कम्युनिकेशन चैनल को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं एपीआई। ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है। तो अब काम कैसे होता है आईटी इंडस्ट्री के लेवल पे अगर बात करते हैं, तो आप अपने सिस्टम से पहले एपीआई को बताओगे क्या करना है। यानी कि एपीआई को आपने रिक्वेस्ट करी। ठीक है। आरईक्यू किया, एपीआई ने डेटाबेस में गया और डेटाबेस में जाके इसको रिक्वेस्ट किया कि हमारा यूजर ये चाहता है, कोई डेटा आपको लेना है, तो आप उसको रिक्वेस्ट करोगे तो वो उसको जाके बताएगा कि भाई ये डेटा चाहता है। तो अब डेटाबेस क्या करेगा, एपीआई को अगेन रिस्पॉन्स करेगा कि ठीक है, आपका जो यूजर है, जो आपसे चाहता है वो उसको यहाँ से दे करके दे दो। तो इसमें अपने ही सर्वर से, अपने डेटाबेस के अंदर से एपीआई के थ्रू हमने कोई रिस्पॉन्स लिया और दोबारा से हमने ट्रांसफर किसको कर दिया, अपने सिस्टम को कर दिया। सो दिस इज अ कम्युनिकेशन चैनल, दिस इज अ एपीआई कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो ये बहुत सिंपल भाषा में मैंने समझाया कि कंप्यूटर से आपको अगर कहीं पर कोई भी काम करना है, तो आज के टाइम पे आपको एपीआई के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। सर्वर को रिक्वेस्ट देना, सर्वर से रिस्पॉन्स लेना, बिना इसके आज के टाइम पे कोई भी एप्लीकेशन ना तो डेवलप हो रही है, ना तो
उसकी टेस्टिंग हो पा रही है। ठीक है, स्पेशली फॉर द मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है, तो यही कह रहा है कि रेस्ट एश्योर्ड इज अ जावा DSL फॉर सिंप्लीफाइंग द टेस्टिंग ऑफ रेस्ट बेस्ड सर्विसेज। ठीक है, बिल्ड ऑन टॉप टॉप ऑफ HTTP बिल्डर्स। तो इसको जो डेवलप किया गया है वो HTTP बिल्डर्स के थ्रू, यानी कि HTTP के कुछ कम्युनिकेशन चैनल्स होते हैं, कुछ प्रोसेस होते हैं, उनके थ्रू इसको प्रोसेस को पूरा अच्छे से डेवलप किया गया है। जिसमें रेस्ट का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशनल API। जो हमारे पास API मिलेगी वो रिप्रेजेंटेशनल API होंगी जिसको आपको यूज करना है। और उसमें पोस्ट मेथड, गेट मेथड, पुट मेथड, पैच मेथड, डिलीट मेथड, ऑप्शन मेथड, बहुत सारे अलग अलग तरीके के मेथड्स होते हैं। उनको यूज करके आप किसी भी API को टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो API की टेस्टिंग करने के लिए आपको भी, हम लोगों को यहाँ पे अलग अलग तरीके के मेथड्स को यहाँ पे यूज करना आना चाहिए। ये सारे आप जितने देख रहे हो जो मैंने चेक करे हुए हैं, ये सब हमारे पास मेथड्स कहलाते हैं। तो इन मेथड का यूज आपको करना है अब कोडिंग करके। ठीक है, अभी तक अगर आपने पोस्टमैन कॉन्सेप्ट्स को यूज किया है तो पोस्टमैन में हम डायरेक्ट API को एक्सेस कर सकते थे, या उसका जो रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट हमको देखना पड़ता था वो हम इजीली देख सकते थे, है ना। तो अब उस काम को करने के लिए आपको एक जावा का कोड करना पड़ेगा, और उस जावा के कोड के थ्रू ही अब आगे के प्रोसेस पे आप काम करोगे। किसी डेटा को फेच करना है, कितना डेटा है, कोई प्रोग्रामिंग के थ्रू आपको काम करना है, तो रेस्ट एश्योर्ड के थ्रू अभी आपको काम करना है। और बहुत सारी कंपनियां आज के टाइम पे रेस्ट एश्योर्ड को यूज कर रही हैं। रेस्ट एश्योर्ड इज अ लाइब्रेरी। अब आपको अगर अपने कंप्यूटर के अंदर काम करना स्टार्ट करना है तो डेफिनेटली वो लाइब्रेरी होनी चाहिए, तभी आप उस पर काम कर पाओगे। तो लाइब्रेरी तो अभी आपके पास होगी नहीं, तो उसका सेटअप बनाना अब हम लोग देखेंगे रेस्ट एश्योर्ड में किस तरीके से हम लोग यहाँ पे एक सेटअप क्रिएट कर सकते हैं, और किस तरीके से एक छोटा सा प्रोग्राम हम लोग डेवलप करके देखेंगे। हम लोगों को आज सेटअप क्रिएट करना है रेस्ट एश्योर्ड का यूजिंग मैवन। ठीक है, तो आपको यहाँ पर फाइल पे जाना है। सबसे पहले आपको अपना इक्लिप्स ओपन करना है। अगर आप न्यू यूजर हैं, आप फर्स्ट टाइम काम करने के लिए आ रहे हैं, तो मे बी आपको इस तरीके का एक वेलकम विंडो मिलेगा। ठीक है, जब आप इक्लिप्स पे काम करते हैं तो मे बी आपको इस तरीके का एक वेलकम विंडो मिल जाए। यहाँ पे हाइड के बटन पे आप क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास आता है फाइल। फाइल पे जाके न्यू, न्यू पे आके एक मेवन प्रोजेक्ट आपको मिलेगा, इस पे आप क्लिक कर देना। देन आपको क्रिएट अ सिंपल प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, इस पे भी आप क्लिक कर देना। देन नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद ग्रुप आईडी और आर्टिफैक्ट आईडी मांगेगा। ग्रुप आईडी में पैकेज का नाम, आर्टिफैक्ट आईडी में प्रोजेक्ट का नाम आपको डालना है। तो यहाँ पर आप आर्टिफैक्ट आईडी डाल सकते हो रेस्ट प्रोजेक्ट, या रेस्ट API प्रोजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, रेस्ट API प्रोजेक्ट। ठीक है, और ऊपर मैंने कर दिया रेस्ट API का RP डॉट। ठीक है, रेस्ट API, ये मैंने पैकेज क्रिएट कर लिया। तो आपको यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट की लिस्टिंग में एक रेस्ट API का प्रोजेक्ट यहाँ पे शो करने लगेगा। ठीक है, सबसे पहले आपको रेस्ट API का प्रोजेक्ट यहाँ पर क्रिएट करना है। सेकंड स्टेप आपको क्या करना है? सेकंड स्टेप ये है कि आपको इसमें pom.xml की फाइल को ओपन करना है। pom.xml की फाइल को जब आप यहाँ पर ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट के बाद आपको बहुत सारे डिटेल्स आपको मिल जाएगी। सो आपको अगर HTTP यहाँ पे शो कर रहा है तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो HTTP को HTTPS में। ठीक है, तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा फ्रॉम HTTP टू HTTPS। इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब अगला स्टेप आपको डिपेंडेंसीज यहाँ पे ऐड करनी है। रेस्ट एश्योर्ड की बहुत सारी डिपेंडेंसीज आपको ऐड करनी है, तो यहाँ पे आप कर सकते हो डिपेंडेंसीज। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर एक डिपेंडेंसीज टैग को ऐड कर दोगे। डिपेंडेंसीज टैग को ऐड करने के बाद ही आप यहाँ पे बीच में कोई डिपेंडेंसी अटैच करोगे। जैसे आपको रेस्ट एश्योर्ड की डिपेंडेंसी डालनी है, तो आप जाओगे MVN रिपोजिटरी के ऊपर। तो यहाँ पे आप सर्च करो mvnrepository.com। ठीक है, और यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो रेस्ट। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको पास रेस्ट एश्योर्ड मिल जाएगा। रेस्ट एश्योर्ड की करंट लाइब्रेरी 5.5.0
तो इसको आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो और कॉपी करने के बाद आप अपने प्रोजेक्ट में यहाँ पे इसको अटैच कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। और कोई भी लाइब्रेरी हो इसकी तो आप लोग यहाँ पे एक बार चेक कर लेना। जैसे रेस्ट एश्योर्ड अगर आप डालोगे तो आपको बहुत सारी लाइब्रेरी मिल जाएगी। रेस्ट एश्योर्ड कॉमन्स मिल रहा है, ठीक है, या और कोई रेस्ट एश्योर्ड की कोई जेसन पाथ की लाइब्रेरी आपको डालनी है, स्कीमा पाथ की लाइब्रेरी डालनी है, तो आप ये भी यहाँ पे अटैच कर सकते हो। तो जैसे जैसे हम लोग काम करेंगे वैसे वैसे हम लोग यहाँ पे कुछ लाइब्रेरी और इसमें अटैच करते जाएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक रेस्ट एश्योर्ड की लाइब्रेरी अटैच करनी है। अब अटैच करने के बाद आपको कहाँ जाना है, जावा की प्रोजेक्ट्स के अंदर जाना है। यहाँ पे लिखा है ना आपके पास जावा, तो SRC टेस्ट जावा पे राइट क्लिक करके न्यू पे आके एक पैकेज क्रिएट करना है। पैकेज का नाम हमने रखा डे 1। ठीक है, डे 1 पे गए, राइट क्लिक किया, न्यू पर आए, एक क्लास क्रिएट करी, क्लास का नाम डाला फर्स्ट स्क्रिप्ट। जस्ट मुझे चेक करना है कि ये स्क्रिप्ट सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया फर्स्ट स्क्रिप्ट। ठीक है, फर्स्ट स्क्रिप्ट के अंदर मेन मेथड से भी ये काम आप कर सकते हो, या आप यहाँ पर अगर टेस्टएनजी को यूज कर रहे हो तो आप टेस्टएनजी से भी ये पूरा एप्लीकेशन को रन कर सकते हो। यानी कि किसी फ्रेमवर्क के थ्रू आपको काम करना है तो आप फ्रेमवर्क का भी यूज यहाँ पर कर सकते हो। तो पहले मैंने यहाँ पे अभी जावा से ही क्रिएट किया हुआ है, तो मैं कोशिश करूंगा कि पहले स्टेप्स मैं आपको जावा के थ्रू करके दिखाऊं। ठीक है, जिसमें सबसे पहले स्टेप हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को यहाँ पे देखना है कि क्या हमारे पास कोई रेस्ट एपीआई का कॉन्सेप्ट है। जैसे आप यहाँ पे देखो, रेस्ट लिख के देखो तो रेस्ट एश्योर्ड आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, डॉट बेस यूआरएल लिख के देखो तो शायद आपको कोई यूआरएल भी यहाँ पे दिख जाए। तो ये हमारे पास तरीका होता है किसी भी यूआरएल को यहाँ पे डिफाइन करने का, बेस यूआरआई के नाम से, रेस्ट एश्योर्ड डॉट बेस यूआरआई। अब ऊपर आप देखोगे तो आपको एक इम्पोर्ट हो जाएगी लाइब्रेरी आईओ डॉट रेस्ट एश्योर्ड डॉट रेस्ट एश्योर्ड। ठीक है, तो ये लाइब्रेरी आपको यहाँ पर अटैच करनी है। तो हमेशा ध्यान रखना, दिस इज अ प्रीडिफाइंड क्लास। यहाँ से आप देख सकते हो ये एक प्रीडिफाइंड क्लास है जो रेस्ट एश्योर्ड को बता रही है कि भाई हमको काम क्या करना है। तो रेस्ट एश्योर्ड की लाइब्रेरी इंटरनेट जाएगी और जो भी डेटा आपको यहाँ पे डिस्प्ले कराना होगा, जो भी रेस्ट एश्योर्ड के मेथड्स को यूज करना होगा, तो ये उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन है। इफ यू वांट टू यू कैन इजी टू रीड दिस कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन हियर। वो आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, चाहो तो करो, चाहो ना करो, कोई कंपलसरी नहीं है। जस्ट मैं आपको शो कर रहा हूँ कि रेस्ट एश्योर्ड इज अ प्रीडिफाइंड लाइब्रेरी, प्रीडिफाइंड क्लास यहाँ पे है। आप इसको यूज करके किसी भी तरीके के बाकी के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल कर सकते हो। सो दिस इज अ फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, मुझे यहाँ पे क्या करना है कि आपको एक डमी एपीआई यहाँ पे चला के दिखानी है कि डमी एपीआई काम कैसे करती है। तो मैंने ले लिया reqres.in, और इस reqres.in में ये हमारे पास एक एपीआई है। इस एपीआई को मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया। ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैंने इसका कंप्लीट यूआरएल पेस्ट कर दिया कि दिस इज माय बेस यूआरएल। ये हमारे पास एक बेस यूआरएल है। ठीक है, अब बेस यूआरएल लिखने के बाद अब हम लोग काम क्या करेंगे। अब ये यूआरएल अगर आप यहाँ पे SYSO करके रन कराने की कोशिश करोगे तो हमारे पास रन कराने के लिए क्या है, डेटा कहाँ आया, डेटा तो आया ही नहीं अभी हमारे पास। डेटा को लाने के लिए आपको कुछ मेथड्स को यूज करना पड़ेगा। जैसे कुकम्बर में यूज किया जाता है गिवन व्हेन देन को, इसी तरीके से कुकम्बर के बीडीडी फ्रेमवर्क को यूज करते हुए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे गिवन व्हेन देन के मेथड्स को यूज करेंगे। तो सबसे पहला मेथड आपको यहाँ पे लिखना है गिवन। अब देखो गिवन लिखने से कुछ नहीं आ रहा है ना, देखो मैं आपको शो भी कर रहा हूँ कि देखो यहाँ पे गिवन लिखने से कुछ भी नहीं आ रहा, आपको यहाँ पे एक एरर शो कर रहा है, द मेथड गिवन इज अनडिफाइंड, कि भैया ये गिवन मेथड तो मिल ही नहीं रहा है, तो कैसे यूज करोगे आप। तो इसको यूज करने का अच्छा तरीका क्या है कि आपको जो इंपोर्ट कराई गई है लाइब्रेरी, इसी को आप एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर लो और इसके आगे आप यहाँ पे यूज कर लो स्टैटिक कीवर्ड। ठीक है, स्टैटिक कीवर्ड करने से क्या हो जाएगा कि ये लाइब्रेरी आपके यहाँ पे यूज होना स्टार्ट होगी। कैसे होगी वो देखते हैं। तो इम्पोर्ट स्टैटिक आईओ डॉट रेस्ट एश्योर्ड, और रेस्ट एश्योर्ड के बाद क्या कोई लाइब्रेरी है जो इसको यूज करा सकती है। सो लेट्स सी, मैं इसी लाइब्रेरी को चेक करता हूँ कि क्या हम लोग इस लाइब्रेरी को यहाँ पे यूज कर सकते हैं, या डॉट करके हमको यहाँ पर कोई दूसरी लाइब्रेरी, कोई ऑथेंटिकेशन हम लोग को यहाँ पे एक्सेस करना पड़ेगा। जैसे हम लोग गिवन को यूज कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पे कहीं गिवन नाम से भी हो सकता है आपको कुछ दिख रहा हो। हम्म, ये देखो गिवन नाम से आ गया, तो आप ये गिवन आप साथ में यहाँ लगा दोगे। तो इससे समझ में आ गया कि हाँ ठीक है, स्टैटिक के बाद रेस्ट एश्योर्ड के अंदर हमको गिवन यानी कि बीडीडी के फ्रेमवर्क को यहाँ पे यूज करना है।
सो गिवन डॉट आपको मिला क्या है, गिवन डॉट बॉडी, क्या हमारे पास कोई बॉडी है, तो हम यहाँ पे बॉडी भी यूज कर सकते हैं। गिवन डॉट बॉडी करके मैं देखता हूँ कि बॉडी हमने डाल दी। अब बॉडी में क्या आ रहा है, बॉडी में कोई डेटा आना चाहिए। गिवन व्हेन, अच्छा गिवन के बाद क्या आएगा, गिवन व्हेन करके देखते हैं, अच्छा कि व्हेन के बाद कुछ आएगा, गिवन डॉट व्हेन डॉट बॉडी यूआरएल। जब बॉडी करके हम लोग देखते हैं कहीं बेस यूआरएल करके है, क्योंकि डेटा चाहिए तो डेटा हमको कहीं ना किसी स्ट्रिंग से ही तो मिलेगा। जब तक हम यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं देंगे तब तक डेटा हमको कैसे मिलेगा, है ना। तो ये हमारे पास हो गया बेस यूआरएल। अब इस बेस यूआरएल में एपीआई तक का पार्ट तो देखो, इतना पार्ट आपको बार बार लिखना पड़ेगा, तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि ये पार्ट आपको बार बार कॉपी पेस्ट करना पड़े। तो इसका दूसरा पैटर्न मैं आपको समझा रहा हूँ। राइट क्लिक करते हैं, न्यू पे चलते हैं, एक इंटरफेस यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। इस इंटरफेस के अंदर हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं बेस यूआरएल। ठीक है, उसका काम मैं बाद में समझाऊंगा कि कैसे करना है। तो चाहो तो आप यहाँ पे एक इंटरफेस बना के इतना पार्ट आप यहाँ पे सेपरेटली डिफाइन कर दो और बाकी का ये जो डेटा है उसको आप यूज कर लो। तो इतना डेटा मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, बॉडी के अंदर जाके इतना डेटा मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि बॉडी के अंदर क्या होगा, कुछ ना कुछ डेटा होगा तभी तो ये रिटर्न आपको देगा। तो गिवन व्हेन, गिवन की तरफ से क्या मिल रहा है आपको, एक यूआरएल मिल रहा है। व्हेन के अंदर आपको क्या करना है, एक बॉडी का कॉन्सेप्ट लिखना है। देखो व्हेन पे जैसे ही आप गए तो इसने बता दिया कि आपको एक बॉडी यहाँ पे लिखनी है जिसके अंदर कोई डेटा होगा, और उस डेटा से आप रिक्वेस्ट लेकर के आप जो भी डेटा आएगा, जो भी आउटपुट आएगा उसको डिस्प्ले करा सकते हो। अब ये क्या कर रहा है, ये पूरा डेटा क्या रिटर्न कर रहा है, देखो बॉडी क्या रिटर्न कर रही है, रिक्वेस्ट स्पेसिफाई कहीं पे इन्होंने दिया नहीं है। सो ये रिटर्न करती है रिस्पॉन्स। ठीक है, ये आपको क्या दे रहा है, एक रिस्पॉन्स देना है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, रिस्पॉन्स को देखो कि कहीं हमारे पास रिस्पॉन्स नाम का लाइब्रेरी या कुछ आ रहा है। RESPONSE, देखो आ गया रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स ये हमारे पास आ गया डेटा जो हम सर्वर से एक्सेस कर रहे हैं। तो अभी जस्ट मैं सिंपल भाषा में समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि ये हमारे पास एक डेटा है जो हमारे पास रिटर्न होके आ रहा है। अब ये क्या कह रहा है कि ऐड कर दो रिस्पॉन्स को या चेंज कर दो डेटा को। सो रिक्वेस्ट स्पेसिफाइज करके इसने यहाँ पे दे दिया है, नहीं रिक्वेस्ट स्पेसिफाई नहीं आएगा, रिस्पॉन्स ही आएगा। रिस्पॉन्स के हिसाब से इसको टाइपकास्ट करके देख लेते हैं, अच्छा टाइपकास्ट हो जाएगा। सो हमको ये डेटा चाहिए, जस्ट मुझको ये देखना है कि डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो रिस्पॉन्स गिवन डॉट व्हेन डॉट बॉडी, बॉडी में जितना भी डेटा आएगा वो क्या हम यहाँ पे डेटा में देख सकते हैं। एक बार बस इसको चेक करना है कि क्या ये हमारे पास यहाँ पे डेटा दे रहा है या नहीं दे रहा है। चलो लेट मी चेक, आउटपुट चेक करते हैं इसका क्या आउटपुट आएगा। तो ये बता रहा है कि क्लास डॉट रेक्सो इंटरनल एरर है हमारे पास, रेस्ट एश्योर्ड की कुछ लाइब्रेरी है वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे इंपोर्ट होके काम नहीं कर रही है। ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं कि भाई रिस्पॉन्स तो हमको चाहिए, क्योंकि डेटा तो हमको रिस्पॉन्स में ही डालना है। और क्या तरीका हो सकता है, क्या कोई दूसरा तरीका है रिस्पॉन्स को एक्सेस करने का, या डॉट करके भी हम कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे देखो आपको बहुत सारा डेटा दिख रहा होगा, है ना, जैसे डिलीट करना है, इक्वल करना है, फिल्टर करना है, गेट करना। सो क्या हम कोई मेथड गेट कर सकते हैं, चलो हम गेट करके देख लेते हैं। गेट करेंगे तो गेट हमको क्या दे रहा है, गेट हमको यहाँ से एक रिस्पॉन्स दे रहा है, यही तो हमको चाहिए था। जो अभी तक ये बॉडी हमको नहीं दे पा रही थी, वो क्या नहीं दे रही थी, रिस्पॉन्स ही तो नहीं दे रही थी। तो वो गेट मेथड हमको यहाँ से रिस्पॉन्स देगा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे रिस्पॉन्स कीवर्ड को ऐड कर देते हैं। RES इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, इज इक्वल्स टू गिवन डॉट व्हेन डॉट बॉडी। अब ये जो RES है ये हमको यहाँ से डेटा रिटर्न करके दे देगा। चलो अब चेक करते हैं हमारे पास फाइनल आउटपुट क्या आ रहा है। सो एग्जीक्यूशन तो हो गया, मतलब प्रोसेस तो हो गया, ये तो बिल्कुल राइट है। लेकिन आउटपुट क्यों नहीं आया, इसको समझते हैं। देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन से होता क्या है, ये टेक्स्ट के फॉर्मेट में डेटा नहीं दे रहा है, ये जेसॉन के फॉर्मेट में डेटा दे रहा है। तो डॉट जेसॉन करके क्या हम कुछ कर सकते हैं, नहीं, इसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसको आप क्या करोगे, RES डॉट प्रिंट कराने के लिए यहाँ पर आपको मिलेगा प्रिटी प्रिंट। ठीक है, ये मिलेगा। अब आपको REQ RES के अंदर से डेटा निकालने के लिए या किसी लाइब्रेरी के डेटा को डिस्प्ले कराने के लिए, जब तक वो डेटा जेसॉन फॉर्मेट में है उससे डिस्प्ले कराने का जो पैटर्न होगा, अभी तक जावा में हम डायरेक्ट क्या यूज करते थे, system.out.println यूज कर लेते थे, अब नहीं करना अभी आपको।
जब तक मैं नहीं बता रहा हूँ तब तक मत करना। जब मैं बताऊंगा तो मैं खुद ही एक्सप्लेन कर दूंगा कि इसको कहाँ यूज करना है। अभी आरईएस डॉट प्रिटी प्रिंट में आपको देखना है, तो ये आपको डेटा को डिस्प्ले कराएगा। देखो आ गया सारा डेटा। अब ये देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भैया आपने कुछ गलती कर दी, डेटा तो नहीं आया, यानी कि कुछ ना कुछ तो मिस्टेक्स हमारी आ रही है। ये रिस्पॉन्स तो हमको दे रहा है, हमको रिस्पॉन्स ही तो चेक करना था कि आ रहा है। तो देखो कुछ इस तरीके का रिस्पॉन्स आपको वहां पे शो कर सकता है। तो इससे पता तो क्या चला, इससे पता चला कि यार हमने कहीं कुछ मिस्टेक की है। क्या मिस्टेक करी है? क्या गिवन व्हेन बॉडी गेट मेथड में तो ऐसा कोई चीज नहीं जो हमने गलत कर दी हो। गिवन डॉट बॉडी करके भी तो हम काम कर सकते थे। ऐसा तो नहीं गिवन के बाद व्हेन लगाना कंपलसरी है, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है। तो हम यहाँ पे अगर डायरेक्टली बॉडी को एक्सेस करेंगे तो क्या ये हमको रिटर्न कर पाएगा कोई डेटा? तो ये देखो अगेन इसने डेटा हमको रिटर्न नहीं किया। तो यानी कि डेटा में या तो हमारे पास डेटा ही कुछ इस तरीके से आ रहा है जिसकी वजह से हमको यहाँ पे प्रॉपर आउटपुट नहीं मिल पा रहा है। ठीक है। तो आरईक्यू आरईएस के कॉन्सेप्ट में अभी फर्स्ट स्क्रिप्ट में सिर्फ मैंने दो बातें समझाई कि आपको रेस्ट एश्योर्ड का कॉन्सेप्ट कैसे लिखना है, बेस यूआरएल या बेस यूआरआई। अच्छा ये भी चेक कर देते हैं, बेस यूआरएल होगा या बेस यूआरआई होगा, बेस पाथ, बेस यूआरएल या बेस यूआरआई आपका हो गया। और उसके बाद बेस के बाद ये यूजर नेम और पासवर्ड वगैरह अगर ऑथेंटिकेशन आपको कुछ देने तो वो आप दे सकते हो। बट अभी हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो बेस यूआरआई का ही है। ठीक है। अगर हम ये पूरी की पूरी रेस्ट एश्योर्ड की बॉडी का स्ट्रक्चर ना लिखें और यहां से ये डेटा सीधे हम कॉपी करके यहाँ डाल दें, ठीक है, और ऊपर वाला स्टेप हम यहाँ से मिस कर दें, अब क्या होगा? क्या ये डेटा हमको देगा रिटर्न करके? तो आरईएस में जो भी डेटा होगा वो हमको शो होना चाहिए। सो लेट मी चेक। देखो अब क्या आ रहा है, अब आपको बता रहा है कि भैया ये डेटा हमारे पास नहीं आ रहा, कनेक्शन नहीं बन पा रहा है। तो कनेक्शन की दिक्कत आ रही है, यानी कि आप डायरेक्टली बॉडी के अंदर पूरा यूआरएल यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है। आपको कहीं ना कहीं फिर आर ई क्यू आर ई एस के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए उसके डेटा का जो एग्जीक्यूशन है उसको करते हुए आपको यहाँ पे रेस्ट एश्योर्ड के नाम से जो भी यूआरएल या यूआरआई आप पास करना चाहते हो उसको तो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। बस बॉडी के अंदर यूजर के बाद या एपीआई से हटा के अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो बॉडी के अंदर ये पूरा डेटा आपको यहाँ से कहीं ना कहीं से एक्सेस करना पड़ेगा। ठीक है। तो आरईएस से इसका इसके साथ इंटरकनेक्शन हो रहा है, ये भी देखो अभी नहीं क्लियर हो रहा क्योंकि हमारे पास इसका इसके साथ कहीं पे इंटरकनेक्शन तो हुआ नहीं। क्या पता इस वजह से भी ना आ रहा हो, है ना। सो लेट मी चेक, चलो एक बार चेक करते हैं नेट पर और देखते हैं कि क्या हमारे पास ये कनेक्शन बनना चाहिए था। सो हाउ टू गेट द वैल्यू, हम लोग यहाँ पे वैल्यू को कैसे निकाल सकते हैं। तो इसने मुझे बताया कि आपको दो लाइब्रेरी यूज करनी है, एक तो रेस्ट एश्योर्ड की यूज करनी है और एक जे यूनिट की करनी है। तो जे यूनिट की लाइब्रेरी को अभी हमने यूज नहीं किया है, वो हम बाद में भी कर लेंगे। ये बेस यूआरआई हमारा हो गया। ठीक है। रिक्वेस्ट स्पेसिफाई इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गिवन हो गया, ये इंपोर्ट हो गई उसकी लाइब्रेरी। रिस्पॉन्स इज इक्वल टू रिक्वेस्ट स्पेसिफाई डॉट गेट कर लिया। अब इसने यहाँ पे छोटा सा कोड डेवलप किया होगा। ये हमारे पास हो गया यूआरएल, यूआरएल के अंदर से रिक्वेस्ट को स्पेसिफाई कर लिया, गेट कर लिया और यहाँ पे देखो प्रिंट करा दिया। ठीक है। और उसके बाद इसके डेटा को एक्सेस कर लिया। तो इसने क्या किया है कि रेस्ट एश्योर्ड जो हम लोगों ने किया था उसमें ही पूरी यूआरएल को पास कर दिया। हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने बॉडी के अंदर से डेटा निकालने की कोशिश करी थी, है ना। हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग कोशिश कर रहे थे कि बॉडी के अंदर से डेटा निकालें। तो यहाँ पे कहीं बॉडी इसने दिखाया है, देखो यहाँ पे प्रिंट, प्रिटी प्रिंट करके आ रहा है। तो इसमें से डेटा निकाल दिया रिस्पॉन्स के अंदर से। तो रिस्पॉन्स आ कहाँ पे रहा है, मेन पॉइंट तो ये समझना है भाई, रिस्पॉन्स आ कहाँ पे रहा है। रिस्पॉन्स आ रहा है रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन के गेट मेथड से, तभी ये डेटा निकाल के आपको बॉडी के अंदर से दे पाएगा। तो हम लोगों की मिस्टेक्स क्या है, जस्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखो मिस्टेक्स क्या की है मैंने। मैंने मिस्टेक्स में यहाँ पे ये किया है कि डायरेक्ट डेटा निकालने की कोशिश करें, रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन को कहीं यूज नहीं किया। रेस्ट एश्योर्ड डॉट गिवन करके हम डेटा यहाँ पे निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो डायरेक्ट आपको डेटा निकाल के नहीं दे रहा है। तो क्या हम यहाँ पे कुछ ऐसा कर सकते हैं, रिक्वेस्ट डॉट करके भी अगर, अच्छा रिस्पॉन्स डॉट करके चेक करना चाहें तो क्या ये रिस्पॉन्स डॉट करके भी कुछ हमको दे सकता है? रिस्पॉन्स डॉट गिवन डॉट बॉडी, तो देखो ये नहीं देगा, क्यों? क्योंकि ये गिवन अलग हो गया आपका,
है ना, ये गिवन अलग हो गया, ये बॉडी का कॉन्सेप्ट अलग हो गया, तो इसलिए डेटा हमको यहाँ से निकाल के नहीं देगा। तो रिस्पॉन्स डॉट कौन कौन से मेथड है, क्लास है, तो कह रहा है ये क्लास को यूज नहीं करना है। रिस्पॉन्स डॉट करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास सिर्फ एक ही बचा कि हमको सारा काम गिवन से करना है। गिवन डॉट डॉट करके आपको यहाँ से गेट करना है एक यूआरएल। तो जो भी यूआरएल आपको दिया जाएगा उस यूआरएल को आप यहाँ पे पास कर दोगे। तो हमारे पास यूआरएल क्या था, हमारे पास यूआरएल था इसका यूजर पेज इज इक्वल टू 2। सो लेट मी चेक, सीधे सीधे इसको हम लोग डिफाइन करके देख लेते हैं और डेटा निकाल के रिस्पॉन्स में डाल देते हैं। अब देखते हैं कि क्या ये बॉडी के अंदर से डेटा देगा। अभी तो वैसे मैंने बॉडी डिफाइन नहीं की है तो डेटा नहीं देना चाहिए। देखो डेटा नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है ये देखो डेटा आ गया आपके पास। तो डायरेक्ट अगर आपको यहाँ पे डेटा निकालना है तो आप क्या कर रहे थे कि गिवन डॉट करके गेट मेथड का यूज कर ले रहे थे और रिस्पॉन्स का सारा डेटा निकाल के रिस्पॉन्स डॉट प्रिटी प्रिंट के अंदर आपको सारा डेटा यहाँ पे वो डिस्प्ले कर दे रहा है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ती हैं कि जब हम कोड करने के लिए बैठते हैं तो इंटरनेट पे अलग अलग तरीके के कोड दिए होंगे। कहीं पे हो सकता हो आपको इस तरीके से रिस्पॉन्स इस तरीके से दे रहा हो। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, तो कोड को अगर आपको यहाँ पे निकालना है तो आप यहाँ पे कोड को भी स्पेसिफिकली निकाल सकते हो। तो नेक्स्ट आने वाले समय में हम लोग ये भी देखेंगे कि इसमें से कोड से कैसे डेटा निकालना है, कोई स्पेसिफिक डेटा हमको कैसे निकालना है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो अभी तक सिर्फ मेरा इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट आपको समझाने का ये था कि किसी भी यूआरएल के थ्रू अगर आप डेटा निकालना चाहते हो तो बॉडी बॉडी के अंदर से डेटा निकालना अलग बात होती है। जस्ट लाइक यहाँ पे किया डॉट बॉडी। ठीक है, अब बॉडी के अंदर से क्या डेटा निकालना है, बॉडी के अंदर से अगर आपको कोई डेटा निकालना पड़ेगा तो उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर क्या कह रहा है आपको ये देखना है। जैसे मान लो मुझे पर पेज के हिसाब से डेटा निकालना है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, फिर पर पेज के हिसाब से डेटा निकालोगे। तो ये हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, इसके लिए फिर res डॉट बॉडी, और बॉडी के अंदर क्या आ रहा है, पर पेज। तो पर पेज से डेटा निकालने का फिर तरीका हम लोग देखेंगे। ठीक है, कि हम क्या डायरेक्ट आरईएस को यानी कि रिस्पॉन्स के अंदर से डेटा निकालेंगे तो क्या इसको यूज कर सकते हैं या हमको कोई और टेक्निक्स इसमें इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट वीडियो जस्ट फॉर द इंट्रोडक्शन पार्ट कि किसी एपीआई से डेटा को निकालने के लिए आप डायरेक्ट गिवन मेथड का यूज करोगे, डॉट गेट मेथड का यूज करोगे और डायरेक्ट आप एपीआई का जो भी यूआरएल वगैरह उसको पेस्ट करके res प्रिटी प्रिंट के थ्रू डेटा आप यहाँ पे निकाल सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कशन करेंगे इससे भी अलग तरीके के कॉन्सेप्ट को कि बॉडी के अंदर से डेटा कैसे निकालना है या किसी स्ट्रक्चर वाइज के डेटा को कैसे निकालना है, अब उसकी बात करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।